गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स लेके आने वाला हूं। तो आज से हम चालू करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का मेरे नोट्स हैं, जो फर्स्ट मॉड्यूल मैंने रिलीज़ किया है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर वो PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से, इसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ टैक्सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, मार्जिन रिलीफ क्या होता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होता है, और ऑप्शनल टैक्स का टैक्स रेट्स रिजीम वगैरह क्या होता है, वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक टैक्स है जो लेवी करती है। कौन लेवी करती है? गवर्नमेंट लेवी करती है, और पर्सन पे लेवी किया जाता है। सिर्फ पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इन सबको पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं, आप इंडिया में देख लीजिए चाहे वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, राम ने इस साल में 15 लाख का सैलरी कमाया। अब वो क्या करेगा? राम ही गवर्नमेंट को अपने सैलरी पे टैक्स कंप्यूट करके गवर्नमेंट को पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता है, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हैं एक AC लेने के लिए जो 20,000 रुपये की है। तो दुकानदार ने बोला 20,000 रुपये की AC आएगी, प्लस इस पर 18% GST लगेगा, 3,600 रुपये। तो आप क्या करेंगे? दुकान वाले को 23,600 रुपये पेमेंट करके वापस अपने घर पे आ जाएंगे AC लेके। अब वो दुकान वाला क्या करेगा? जब उसका रिटर्न का टाइम आएगा, GST के रिटर्न का उसका टाइम आएगा, तब वो 3,600 रुपये इन द फॉर्म ऑफ GST गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा और अपना रिटर्न फाइल कर देगा। तो ये 3,600 के लिए लाइबल कौन थे? आप लाइबल थे टैक्स पे करने के लिए, बट आपके बिहार पे किसने किया? उस दुकान वाले ने पे किया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए आगे बात करते हैं क्या डिफरेंस है एक्ट और लॉ में। एक्ट इज़ द पार्ट ऑफ लॉ, याद रखना। लॉ सबसे बड़ा होता है, एक्ट उसका एक पार्ट है। लॉ में क्या क्या कवर होता है? एक्ट में लॉ में कवर होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट कवर होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट कवर होता है, इनकम टैक्स के रूल्स कवर होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन कवर होता है, और कोर्ट के डिसीजंस भी लॉ में कवर होते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट कब आया, कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज में क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनके डेफिनेशंस है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इनको एग्जाम के लिए स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, टैक्सेबल इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे इन इनकम टैक्स। तो सबसे पहले अपने इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड दे रखे हैं: सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्स हेड। तो अपनी जो भी इनकम होती है, हमको उनके नेचर के हिसाब से इन 5 हेडों में डिवाइड करना है, बांटना है अलग अलग, इनको अपने रिटर्न में शो करना है। फिर 5 हेड की इनकम को जोड़ेंगे, अपने पास आएगा GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हमें गवर्नमेंट को डिडक्शन देती है, इनकम बेस्ड, कुछ एक्सपेंडिचर बेस्ड। तो अगर आपने इस टाइप का इनकम कमाया तो हम आपको डिडक्शन देंगे, अगर आपने इस टाइप का एक्सपेंडिचर किया तो आपको हम डिडक्शन देंगे, उसको अपन लेस कर देंगे इनकम में से। अब जो अपना इनकम बचेगा उसको बोलते हैं नेट टोटल इनकम, यानी कि टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पे अपना टैक्स लगने वाला है। अपन ने ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ा, इसका नाम था पर्सन। पर्सन कौन होता है? सबको पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल हो टैक्स पे करने के लिए, चाहे ना हो लाइबल। लेकिन एसएससी कौन होता है? एसएससी वो होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, या फिर रिटर्न फाइल करने के लिए, या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग के लिए। कोई भी प्रोसीडिंग के लिए लाइबल होता है, या टैक्स पे करने के लिए, या रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल होता है, उसको बोलते हैं एसएससी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में एक्चुअली इनकम को अर्न किया जाता है। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें उस इनकम का ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइल किया जाता है। अब मेरी बात सुनना, जैसे कि रमेश, एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश ने सैलरी कमाया 15 लाख रुपए का। कब कमाया? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, यानी कि उसने 22-23 में सैलरी को कमाया है। ये इसके लिए हो गया प्रीवियस ईयर। अब अपना ROI कब फाइल करेगा? रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल कर रहा है? 25 जुलाई 2023 को फाइल कर रहा है, यानी कि 23-24 में वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है। वो ईयर हो गया इसका असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में इनकम को कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस ईयर में उस इनकम का टैक्स पे करते हैं या फिर उसका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि जिस ईयर में आपने इनकम को कमाया उस ईयर में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, उस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन कौन से केस हैं? सबसे पहला, कोई नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस करता है इंडिया में आके, नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके शिपिंग बिजनेस करता है, तो उसको इंडिया छोड़ने से पहले एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से। और ये कब मिलता है? ये तभी मिलता है जब अपना रिटर्न फाइल कर दो और अपना सारा टैक्स पे कर दो, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब इनको जिस साल में इन्होंने इनकम कमाया उसी साल में इनको टैक्स पे करके रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनके लिए अगले साल का वेट नहीं किया जाता।
पर्सन लिविंग इंडिया, कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, तो उसको बोलते हैं भाई तो अभी इनकम का टैक्स पे कर दे, अभी रिटर्न फाइल कर दे, हम तेरे लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। एओपी बीवाई आरटीवी जुडिकल पर्सन जो कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, जैसे कि मान लो कि चार दोस्तों ने मिलकर एक एओआई बना ली, बीवाई बना ली, या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है कोई, तो वो उन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जैसे कि मान लो कोई इवेंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है कि ये इवेंट जैसे ही खत्म होगा अपनी पार्टनरशिप अपने एओआई बीवाई एओपी बीवाई खत्म हो जाएगा, तो जैसे वो इवेंट कंप्लीट होता है तो उसमें जो भी इनकम आपका आता है उसका आपको टैक्स पे करना होता है, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई ऐसा बंदा है अपन को लगता है, गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को लगता है कि ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उसको बोला जाता है कि भाई तू अभी तूने जो प्रॉफिट कमाया उस पर अभी टैक्स पे कर दे, अभी रिटर्न फाइल कर दे, चलिए हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे। या डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप थी या वो बंद हो गई है, तो गवर्नमेंट बोलती है, डिपार्टमेंट बोलता है कि अभी आप टैक्स पे करो, अभी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो, हम आपके लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। मुझे पता है थोड़ा ये वीडियो फास्ट जा रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको स्लो वे में देख पाओ बार बार। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपने डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को बताई नहीं है कि मेरे पास ये भी इनकम है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास जो गवर्नमेंट को आपने बताया नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, छुपा के रख लिया गवर्नमेंट से, और डिपार्टमेंट को पता लग गया, एओ ने आपसे पूछा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया, ये खर्चा आपने एक्स्ट्रा क्यों बताया, इससे खर्चे का रीज़न दो मेरे को, और आप वो रीज़न नहीं दे पा रहे हो, या फिर रीज़न तो दे रहे हो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके उस पूरे खर्चे को, पूरे इन्वेस्टमेंट को, पूरा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अनडिस्क्लोज किया है या कम डिस्क्लोज किया है, उस सारे डिफरेंस अमाउंट को आपकी इनकम में ऐड कर देगा, उस पर 78% का टैक्स लगा देगा। और ध्यान रखना, ये जो इनकम वो ऐड करेगा इसके बिहाफ में आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को प्रॉफिट कम बताया, अब डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, तो अब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं भाई ये 10 करोड़ का पूरा प्रॉफिट मेरा नहीं है, इसमें 5 करोड़ का मेरे को इस प्रॉफिट को कमाने के लिए खर्चा भी हुआ है। अब जब डिपार्टमेंट खुद सामने से आपको पकड़ा है तो इस 5 करोड़ का रिबेट आपको नहीं मिलेगा, टोटल 10 करोड़ पे टैक्स लगेगा। और इस इनकम के बिहाफ पे कोई अदर हेड में, मान लो कि आपका अदर सोर्स में या फिर कैपिटल गेन में आपका लॉस हुआ है, या फिर कोई अदर हेड में आपका लॉस हुआ है, तो वो इस इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, सेट ऑफ भी करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये मतलब ये ग्रोस इनकम आपका 78% टैक्सेबल हो जाएगा अगर उन्होंने डिपार्टमेंट ने आपकी छुपी हुई इनकम को पकड़ लिया तो। ये सब वही लिखा हुआ, आपको पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, मैंने तो इतना पता है, अगर आप उतना भी ध्यान रख लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा आपके। ये मैंने लिखा है 78% टैक्स लगता है, कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन या फिर कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, और कोई भी लॉस का सेट ऑफ इस इनकम के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा आपको। अब बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स मतलब कौन कौन से एसएससी पे कौन कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगता है, किस स्लैब रेट से उनका इनकम टैक्सेबल होगा। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल अचीव ऑफ एओपी बीवाई आरटीवी जुडिकल पर्सन के केस में, अगर ये सब रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और उनका एज अप टू 60 ईयर्स है, तो उनके लिए ये स्लैब रेट रहने वाला है। मान लो कि उनका इनकम होता है 20 लाख रुपए, तो उनके 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से लेकर 5 लाख तक इनकम पे 5% लगेगा, 5 से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे उनका 20% टैक्स लगने वाला है, और 10 लाख से जो भी ऊपर का इनकम होगा उस पर 30% का टैक्स रेट लगने वाला है। चलिए 20 लाख पे अगर टैक्स निकाल के बात करें तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, यानी कि कितना लगेगा 12,500 रुपये, और अगले 5 लाख पे आपका 20% लगेगा यानी 1 लाख रुपये, और अगले 10 लाख पे आपका 30% यानी 3 लाख रुपये टैक्स लगेगा। ऐसा आपको टैक्स कंप्यूट करना रहता है। अब मान लीजिए ओनली रेजिडेंट्स के लिए अगर उनकी एज 60 ईयर्स से अबव और अप टू 80 ईयर्स तक है तो उनके लिए ये स्लैब रेट रहने वाला है, और अगर ओनली फॉर रेजिडेंट्स के लिए अगर उनका एज 80 ईयर्स से अबव है तो उनके लिए ये स्लैब रेट रहने वाला है। तो चलिए अब एक डाउट आता है कि सर मान लो कि कोई बंदा है जिसका 1 अप्रैल को एज कंप्लीट होता है 60th ईयर, तो क्या उसको पिछले साल के लिए ये वाली बेनिफिट मिलेगा, इस स्लैब रेट्स का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो 1 अप्रैल 2023 को क्या होता है 60 साल का कंप्लीट होता है, तो क्या उसको 22-23 के लिए ये वाला स्लैब रेट मिलेगा? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और बोला है कि अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है तो मान लिया जाएगा कि आपने पिछले साल में ही वो अपना एज कंप्लीट कर लिया है और आपको आगे वाली स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या सर 2 अप्रैल वालों के लिए? आंसर इज नो। सिर्फ ये 1 अप्रैल के लिए नोटिफिकेशन आया है, 1 अप्रैल वालों के लिए ये पिछले साल का उनको वो वाला नया वाला स्लैब रेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर फर्म LLP लोकल अथॉरिटी केस में टैक्स का रेट क्या होगा? 30%। पर ध्यान रखना
कुछ कुछ इनकम्स ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली दे रखा है कि ये वाली इनकम हुई तो इसका आपके ऊपर ये वाला टैक्स का रेट लगने वाला है। तो स्पेसिफाइड इनकम पे स्पेसिफाइड रेट से ही टैक्स जाएगा, उसके लिए कोई भी 30% वाला टैक्स नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, इसके केस में 1 रुपये का भी छूट नहीं है। अप टू 10,000 तक आपका इनकम होता है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। मान लो उनको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसको 10 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर 10,000 से लेकर 20,000 तक का इनकम होता है तो 20%, और अगर 20,000 से जो भी इनकम ऊपर होगा उस पर 30%। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि 40,000 का इनकम हुआ है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो 10,000 तक 10% यानी कि 1,000 रुपये, अगले 10,000 पे 20% यानी कि 2,000 रुपये, और ऊपर जो भी प्रॉफिट बचा 20,000 का उस पर 30% यानी 6,000 रुपये। उनका टैक्स बनेगा 6, 2, 8 और 1, 9,000 रुपये। और ध्यान रखना, जब भी आप इनकम टैक्स में टैक्स की कैलकुलेशन करते हो तो आपको एक कंपलसरी पूरा टैक्स कंप्यूट होने के बाद कंपलसरी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना होता है। ये कंपलसरी होता है, कोई भी टैक्स कैलकुलेशन करो आप इनकम टैक्स में, आपको लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी के केस में रेट ऑफ टैक्स क्या रहता है। कंपनी के केस में 2 टाइप की कंपनीज होती है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है, जो इंडिया के टैक्स लॉज में रजिस्टर्ड हुई है, या फिर उन्होंने इंडिया में ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट कर सके। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, 1 सेकंड में ब्रेक लेना चाहूँगा। हाँ, तो हम बात करते हैं अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके केस में टैक्स का रेट क्या लगने वाला है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर 400 करोड़ से कम है या 400 करोड़ तक है तो उस पर 25% रेट से टैक्स लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल उनका इनकम होता है 50 लाख रुपए का, तो 50 लाख पे 25% उनको टैक्स देना है अगर उनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ से कम है। अगर मान लो कोई कंपनी है जो 22-23 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 21-22 में वो थी ही नहीं कंपनी, तो माना जाएगा 21-22 में उनका टर्नओवर है 0 और वो 400 करोड़ से कम है और उस पर 25% रेट से टैक्स लग जाएगा। चलिए अदरवाइज अगर दूसरी कोई कंपनी उसका 30% टैक्स का रेट लगने वाला है। अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो 40% का टैक्स रेट लगने वाला है। उनका जो भी इनकम हो उसको 40% आपको टैक्स लगाना है। और इतना जानना स्पेशल रेट से अगर कोई टैक्स इनकम होती है तो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगता है। इंडिविजुअल अचीव ऑफ एओपी बीवाई आरटीडी जुडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। तो अगर उनका इनकम 50 लाख तक है तो उस पर नील का सरचार्ज लगेगा, मतलब कोई भी सरचार्ज उन पर नहीं लगने वाला है। सर ये सरचार्ज होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स सर मैं समझा नहीं, टैक्स ऑन टैक्स मतलब क्या। सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम है 2 करोड़ रुपया, तो मान लो जी आपका टैक्सेबल आता है, इनकम टैक्स आता है 50 लाख रुपये, उस पर आपका सरचार्ज लगेगा 50 लाख। मान लो सरचार्ज का रेट 10% है तो 50 लाख का 10% लगेगा, ना कि 2 करोड़ का। समझ गए आप, टैक्स ऑन टैक्स है सरचार्ज का मतलब होता है। अब इंडिविजुअल अचीव के केस में हम बात कर रहे हैं सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है। अगर उनका इनकम 50 लाख तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगने वाला। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इनकम की, ना कि टैक्स की। अगर उनका इनकम 50 लाख तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगने वाला है। और अगर उनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक का इनकम है तो इस पर 10% रेट से सरचार्ज लगने वाला है। अगर उनका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है तो इन पर 15% रेट से सरचार्ज लगने वाला है। अगर उनका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो उन पर 25% रेट से सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और अगर उनके केस में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है उनका तो 37% रेट से उन पर सरचार्ज लगने वाला है। याद रखना है 25% और 37% रेट से सरचार्ज वाला अमाउंट ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगा डिविडेंड इनकम पे, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A 112। अगर इन इनकम की वजह से इनका लिमिट 2 करोड़ या 5 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लग सकता है। मैंने यहाँ लिख के दिया है, टोटल इनकम ऑफ एसएससी एक्सीडिंग 2 करोड़ 5 करोड़ ड्यू टू डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A 112, देन सरचार्ज रेट विल बी 15%, मैक्सिमम विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस एसएससी। इसके मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अदर इनकम मान लो उनका है 40 लाख रुपये। अदर इनकम कितना है उनका 40 लाख रुपये अदर उनका इनकम रहता है। और ये डिविडेंड का इनकम 111A 112A 112 वाला इनकम का 1 करोड़ 80 लाख रुपये, तो टोटल इनकम कितना उनका 2 करोड़ 20 लाख रुपये। 2 करोड़ 20 लाख का मतलब क्या है, ये सरचार्ज का रेट लगने वाला है 25%। तो मेरी बात सुनना, मैंने कहा अगर 25% और 37% के रेट से सरचार्ज नहीं लगेगा अगर उनका इनकम 2 करोड़ 5 करोड़ एक्सीड करता है ड्यू टू डिविडेंड इनकम 111A 112A 112 की वजह से। तो देखिए क्या ये इनकम 2 करोड़ एक्सीड किया है इनकी वजह से, आंसर इज यस, क्योंकि अदर इनकम तो 40 लाख ही था, ये साथ में जुड़े तो 2 करोड़ से ऊपर गया। इसका मतलब मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा 15%। सब इनकम पे 15% सरचार्ज लगने वाला है। हम क्या करेंगे 2 करोड़ 20 लाख पे टैक्स निकालेंगे, उस पर 15% सरचार्ज लगा देंगे और लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगाना है कंपलसरी। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो उनका अदर इनकम था 2 करोड़ 40 लाख रुपये और डिविडेंड इनकम 111A 112A 112 वाला इनकम हो गया 80 लाख रुपये, तो टोटल इनकम कितना हुआ 3 करोड़ 20 लाख रुपये।
क्या 2 करोड़ एक्सीड किया ड्यू टू डिविडेंड इनकम 111A 112A? आंसर इज नो। तो कितना सरचार्ज लगेगा? 25%। बट इन इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लग सकता है। तो क्या करेंगे, 3 करोड़ 20 लाख पे टोटल टैक्स निकालेंगे, फिर जो टैक्स आएगा उस टैक्स को इस रेशियो में बांट देंगे। जो इस रेशियो का अमाउंट आएगा उस पर लगाएंगे 25%, और जो इसका हिस्सा आएगा उस पर लगाएंगे अपन 15% रेट से टैक्स लगाने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अदर इनकम इनका 600 लाख हो गया, यानी कि 6 करोड़ रुपए, और डिविडेंड वगैरह इनकम हो गया 7 करोड़ 50 लाख रुपये। टोटल इनकम कितना हुआ? 13 करोड़ 50 लाख रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, 13 करोड़, ये जो 5 करोड़ एक्सीड किया ड्यू टू डिविडेंड इनकम किया, आंसर इज नो। ये पहले से ही खुद से 5 करोड़ से ज़्यादा था। तो क्या करेंगे, 13 करोड़ 50 लाख पे टैक्स निकालेंगे, उसको इस 2 रेशियो में बांटेंगे, और इस वाले रेशियो पे 37% लगा देंगे, और इस वाले रेशियो पे अपन 15% का सरचार्ज लगा देंगे। आई होप आपको समझा होगा। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। अगर इनका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़, देन 12% रेट से इन पर सरचार्ज लगेगा। मान लो कि फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी का इनकम हुआ 2 करोड़ रुपये, तो उस पर टैक्स निकालेंगे 30%, उस पर 12% सरचार्ज लगा देंगे, और लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगाना ही लगाना है। अब बात करते हैं सरचार्ज का रेट क्या होगा कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला करते हैं डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का जो सरचार्ज लगता है इसके ऊपर, वो सेम टू सेम लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। तो अगर मान लो डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है अप टू 10 करोड़ रुपीज़ है, तो उनका 7% के रेट से उन पर सरचार्ज लगने वाला है। अगर उनका इनकम एक्सीड करता है 10 करोड़ से, तो उन पर 12% के रेट से सरचार्ज लगने वाला है। फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। अगर उनका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है 10 करोड़ तक, तो उनको 2% के रेट से सरचार्ज लगेगा, और उनका इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो 5% के रेट से सरचार्ज लगेगा। तो सर ये फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट कम क्यों है? क्योंकि इन पे टैक्स का रेट हाई है, और सरचार्ज लगता है टैक्स पे, यानी कि एक तो हाई टैक्स पे करेंगे, उस पर हाई सरचार्ज, तो कोई भी फॉरेन की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी सरचार्ज के रेट को कम रखा है। आगे बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ। एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, अगर आपका इंडिविजुअल अचीव के केस में अगर आपका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो आप पे 10% के रेट से 15% के रेट से सरचार्ज लगता है। अगर आपका इनकम 50 लाख से एक्सीड करता है तो आप पे 10% के रेट से सरचार्ज लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने 50 लाख 50,000 रुपये कमाए हैं, अगर वो टैक्स कंप्यूट करने जाता है इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो वो एक्स्ट्रा जो टैक्स पे कर रहा है, मान लो कि फॉर एग्जांपल वो 50 लाख पे टैक्स पे कर रहा था 8 लाख रुपए का, अब उसने 50 लाख 50,000 रुपये कमाए और उस पर सरचार्ज भी लग रहा है, तो उसने क्या, उसका टैक्स कितना हुआ? उसका टैक्स हो गया लगभग 9 लाख रुपये। अब वो 9 लाख रुपये टैक्स पे कर रहा है। अब मेरी बात समझना, जब वो 50 लाख वो कमा रहा था तब उसको 8 लाख टैक्स पे करना था। अब उसने जैसे 50,000 एक्स्ट्रा कमाया, उसको 1 लाख एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो कौन इतना मूर्ख होगा जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाएगा, वो कम ही कमाना चाहेगा। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेकर आई मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका इनकम जो एक्सीड कर रहा है लिमिट से, उतना ही हम टैक्स लेंगे आपसे, उससे एक्स्ट्रा टैक्स हम नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल हम आगे पहले इसको स्टेप पढ़ते हैं, फिर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है बहुत अच्छा सा, उसको हम कवर करेंगे तो आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। द पर्पज ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज टू इंश्योर दैट द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ टैक्स, जैसे कि अपना 1 लाख बढ़ा ना, टू इंक्रीज इन द टोटल इनकम फॉर सरचार्ज लिमिट, कितना बड़ा, 50,000 रुपये लिमिट से 50,000 ऊपर है, कैन नॉट एक्सीड एक्सेस इनकम एंड फ्रॉम सरचार्ज लिमिट, यानी कि ये जो टैक्स है ना, जो 1 लाख अपन एक्स्ट्रा निकाला, वो जो इनकम बढ़ा है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आया मार्जिनल रिलीफ का। एलिजिबल कौन होगा? सारे एसएससी एलिजिबल होंगे। कैसे चेक करेंगे कि सर मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल है या नहीं है? अब अगर अपना इनकम लिटिल बिट मोर देन जो सरचार्ज लिमिट है, जैसे कि मान लो कि इंडिविजुअल अचीव के केस में 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, इनकी लिमिट से चेक करेंगे भाई क्या हमारा टैक्स कुछ ज़्यादा तो नहीं बन रहा है इस लिमिट से भी। 1 करोड़ के केस 1 करोड़ लिमिट चेक करेंगे इन केस ऑफ फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में, 1 करोड़ 10 करोड़ का लिमिट चेक करेंगे इन केस ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेप्स क्या रहेंगे? हम पहले टैक्स कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम पे इंक्लूडिंग सरचार्ज, जैसे कि 50 लाख 50,000 उसको टोटल टैक्स निकालेंगे। फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे नियरेस्ट लिमिट, यानी कि 50 लाख पे टैक्स कंप्यूट करेंगे। फिर दोनों टैक्स में क्या करेंगे, जो स्टेप 2 में जो अपना टैक्स आया नियरेस्ट लिमिट प्लस जो अपने एक्स्ट्रा कमाया, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कि 50 लाख 50,000 में अपने 50,000 एक्स्ट्रा कमाया था, तो स्टेप 2 में जो टैक्स आया नियरेस्ट लिमिट पे, उन दोनों को जोड़ देंगे। फिर अपन को रिलीफ कितना मिला? जो फर्स्ट में टैक्स आया था, जो थर्ड में अपन गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इनका बीच का डिफरेंस अपने लिए रिलीफ होगा, उतना अपन को गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी एक बंदा है, इसकी एज 51 ईयर्स है और उसने इनकम कमाया 1 करोड़ 1 लाख रुपये, ठीक है, और एज्यूम करते हैं उसने 115 BSc ऑप्ट नहीं किया है। चलिए 60 साल से कम है तो 2.5 लाख वाला स्लिप लगेगा।
2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, ऊपर जो भी कमाए उस पर 30%, और 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 15% की रेट से सरचार्ज लगने वाला है, वो लगा दिया। टोटल टैक्स लायबिलिटी अपना आया 32,68,875 रुपये। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, नियरेस्ट लिमिट, यानी कि नियरेस्ट लिमिट कौन सा है, 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स निकालेंगे तो 10 लाख तक का टैक्स हम पहले निकाल चुके हैं। अब ऊपर वाले 90 लाख पे अपना 27 लाख टैक्स आ गया, टोटल टैक्स निकला 28,12,500 प्लस अगर आपका इनकम इंडिविजुअल केस में 50 लाख से ऊपर 10% सरचार्ज तो लगने ही वाला है, तो 10% सरचार्ज कितना हुआ, 2,81,250 रुपये। टैक्स लायबिलिटी कितना है, 30,93,750 रुपये। अब मेरी बात समझना, आपको टैक्स कितना पे करना है, जो आपने स्टेप 2 में निकाला 30 लाख रुपये, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा कमाया सर लिमिट से 1 करोड़ से ऊपर कितना एक्स्ट्रा कमाया अपना, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाया, वो गवर्नमेंट को पे टैक्स कितना पे करना है, 31,93,000 रुपये। मान लो ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता, 32,68,000 रुपये। ये कॉन्सेप्ट आया तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 31,93,000 रुपये। तो आपका कितना टैक्स सेविंग हो गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। आई होप आपको समझा होगा। अब बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A का, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल एसएससी कौन कौन है। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका इनकम 5 लाख रुपए से कम है, या अगर 115 BSc फॉलो कर रहा है तो उसका इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तभी उसको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। अब रिबेट कैसे मिलने वाला है, तो क्या करेंगे, टोटल टैक्स निकालेंगे, जो भी अपना इनकम होगा, जो 5 लाख से कम है या 7 लाख से कम है उस पर टैक्स निकालेंगे, और 12,500 और 25,000 रुपये इन केस ऑफ 115 BSc विच एवर इज लोअर, वो क्या मिलेगा आपको, उतना रिबेट मिल जाएगा और बाकी इनकम पे आपको टैक्स पे करना रहेगा। और ध्यान रखना ये रिबेट आपको मिलेगा बिफोर कंसिडरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैंने कहा ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में लगता है, और ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा, किस इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, अगर आपको कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A वाला, उसके अगेंस्ट में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा, उस इनकम पे आपको टैक्स पूरा पे करना रहेगा। ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो राघव है, 26 साल की एज है उसकी, रेजिडेंट है इंडिया में, उसका टोटल इनकम 4,40,000 रुपये है। इसने जो इनकम कमाया है वो सैलरी का है और इंटरेस्ट का है। इसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करिए। पहले कंप्यूट करते हैं, मान लो नॉर्मल रिजिम में है, 115 BSc में है, तो नॉर्मल में अगर है तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए लिख दिया, 2.5 लाख से जो भी ऊपर है उस पर 5% की से टैक्स लगने वाला, जो 9,500 आ चुका है। अगर 115 BSc की बात करें तो पहले अपन नॉर्मल रिजिम की पूरी बात कर लेते हैं। टोटल टैक्स अपना पैसा है 9,500 रुपये। अब मैंने क्या बोला, टोटल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर कौन सा है, 9,500 लोअर है, तो आपका इतना का रिबेट मिल जाएगा, इतना आपका टैक्स पेबल आने वाला है, यानी कि 0 आपका टैक्स पेबल आने वाला है। अब बात करते हैं, अगर आप 115 BSc फॉलो करते हैं तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 से लेकर ऊपर जो भी इनकम बचता है उस पर 5% रेट से यानी कि 7,000 रुपये टैक्स लगने वाला है। टोटल टैक्स अपना 7,000 रुपये आया, रिबेट कितना मिलेगा, टोटल टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 7,000 लोअर इतना आपको रिबेट मिल गया, और आपका नील का टैक्स का रेट आपको नील टैक्स पे करने के लिए आता है। अब बात करते हैं 115 BSc में अगर आपका इनकम 7 लाख से ऊपर होता है तो भी आपको रिबेट मिलता है 87A का। वो कैसे मिलता है, देखिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये रिबेट आपको तब तक मिलेगा जब तक आपका टोटल इनकम और 7 लाख का डिफरेंस, जो टैक्स पेबल आता है उससे कम है। ये समझा नहीं सर, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पहले स्टेप्स को देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लो उनका इनकम 7 लाख से ऊपर है तो आपको ये रिबेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मान लो उसका 7.5 लाख इनकम दे रखा है या 7,20,000 उसका इनकम दे रखा है तो आपको रिबेट कैलकुलेट करके बाद देखना पड़ेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है इस रिबेट के लिए। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल इनकम लिखना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका इनकम है 7,15,000 रुपये, साथ में एग्जाम्पल लिखते जाना। 7,15,000 आपका मान लो इनकम है तो आपने लिखा 7,15,000 मेरा इनकम है, और ये 7 लाख रुपये इसमें से आप लेस कर देंगे जो रिबेट के लिए एलिजिबल है, तो लेस कर दिया। अब कितना है, 15,000 आपका एक्सेस है इनकम 7 लाख से। अब आप कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, मतलब 7,15,000 रुपये टैक्स निकालिए, आपका टैक्स निकलता है 26,500 रुपये। अब आपको देखना है क्या जो मेरा टैक्स निकला है वो उस डिफरेंस से ज़्यादा है, आंसर इज यस, क्योंकि 26,500 रुपये अपना 15,000 से ज़्यादा है, तो आपको ये रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा B माइनस ए। बी मतलब क्या, जो आपने टैक्स कंप्यूट किया माइनस जो डिफरेंस आ रहा था उसको लेस कर देंगे, जो बीच का डिफरेंस होगा वो आपको रिबेट मिलेगा, यानी कि 26,500 माइनस, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 26,500 माइनस 15,000 यानी कि 11,500 आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलने वाला है। इतना आपको 87A का रिबेट मिलेगा, बाकी जो भी इनकम होगा जब सो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि आपका कितना इनकम टैक्सेबल होगा, आपका इनकम टैक्सेबल होगा 15,000 रुपये। टैक्स आपको 15,000 गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। आई होप आपको समझा होगा, और एक बार आप इस एग्जाम्पल को वापस स्टेप्स के साथ देखिए, आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की मैं बात कर चुका हूँ, कोई भी टैक्स की कंप्यूटेशन करो लास्ट में आपको 4% ऐड करना रहता है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है,
काफ़ी जगह आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे कि आपका इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होना है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? हाईएस्ट टैक्स रेट यानी 30%, हाईएस्ट सरचार्ज रेट 37% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी ये 42.744% आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट रहने वाला है। इसको बोलते हैं एमएमआर। अब बात करते हैं स्पेशल रेट्स के टैक्स का। कुछ कंपलसरी टैक्स रेट्स होती है स्पेशल रेट्स में, जो हम पर्टिकुलर चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे, जो अपन इनकम पढ़ने वाले होंगे। कुछ होती है ऑप्शनल टैक्स रिजीम, यानी कि आप चाहें तो नॉर्मल टैक्स के रेट फॉलो करो, 2.5 लाख वाला स्लैब या 30%, या फिर जो कंपनीज के लिए लगता है डोमेस्टिक फॉरेन के लिए वो फॉलो करो, या फिर हमने आपको अलग से स्लैब रेट्स दे रखी है, आप चाहे तो ये ऑप्शनल स्लैब रेट्स भी पे कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, इनके बिहाफ पे आप टैक्स पे कर सकते हो। तो ऑप्शनल वाले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 115BAA, BAB, BAD और BAE। ये किसके लिए होती है? कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दे रखी है। और एक 115BAC है जो इंडिविजुअल APBI आर्टिफिशियल पर्सन के लिए दे रखी है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 115BAA। ध्यान रखना ये है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ये दोनों सेक्शन कंपनीज के लिए याद रखना। 115BAA डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ओनली फॉर डोमेस्टिक, ना फॉरेन कंपनी के लिए कोई भी टैक्स रिजीम नहीं है, उसको 40% की रेट से टैक्स पे करना रहेगा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए चाहे तो डोमेस्टिक कंपनी का 25% या 30% टैक्स पे कर सकती है, या फिर 22% का टैक्स का रेट पे कर सकती है। इस पर 10% हेल्थ एंड कंपलसरी सरचार्ज लगने वाला है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने वाला है, यानी कि इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा? 25.168% टैक्स रेट रहने वाला है डोमेस्टिक कंपनी केस में। सर तो फिर हर कोई कंपनी इसी टैक्स रिजीम से फॉलो करेगी ना, क्योंकि वहाँ पे 25% 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मान लो कि वहाँ पे सरचार्ज का अगर एलिजिबिलिटी है तो वो भी उनको पे करना रहेगा, तो इससे अच्छा यहीं पे करें ना। पर याद रखना बेटा, अगर कंपनी ये टैक्स का रिजीम फॉलो करती है तो उसको काफ़ी डिडक्शन छोड़ने पड़ते हैं। ये वाले ये कौन कौन से हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, या तो कंपनी के पास ऑप्शन है नॉर्मल से जाए, या फिर ये इस टैक्स रिजीम से टैक्स पे कर सकती है डोमेस्टिक कंपनीज। अब बात करते हैं एक सेक्शन हो रहा है 115BAB। ये किसके लिए? ये है मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, जो नई खुली है। नई मतलब ये नई का मतलब पूरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरानी कोई कंपनी थी उसको डिवाइड करके या फिर कोई स्प्लिट करके एक नई कंपनी बना के उसको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी घोषित किया है, वैसा नहीं होना चाहिए। पूरी नई कंपनी होनी चाहिए उसी के केस में, या फिर नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी होनी चाहिए जो स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में। 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में कंपनी स्टार्ट हुई है, तो उनके केस में 15% का टैक्स का रेट रहेगा अगर वो इस सेक्शन को ऑप्ट करती हैं। 10% सरचार्ज रहेगा और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा? 17.16%, यानी सरचार्ज का रेट कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट क्रॉस होने पे सरचार्ज रहेगा, ये कंपलसरी सरचार्ज है। अगर आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो भी आपको एक कंपलसरी सरचार्ज पे करना रहेगा। 115BAA डोमेस्टिक कंपनी के लिए, चाहे कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो, वो इस सेक्शन को फॉलो कर सकती है। 22% का टैक्स का रेट, 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस उसको पे करना पड़ेगा। 115BAB न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, या फिर कोई कंपनी ऐसी जो जनरेटिंग पावर जनरेशन में इंक्लूड है और जिनका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में, तो उसके ऊपर 15% का टैक्स का रेट रहेगा, 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। ध्यान रखना 115BAB में क्या होता है ना, कि अगर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इनकम है उससे जो प्रॉफिट होता है उसी पे 15% का टैक्स रेट लगने वाला है। बाकी जो भी इनकम होगी उस पर आपका 22% रेट से टैक्स लगने वाला है। ध्यान रखना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जो आपका प्रॉफिट होगा उसी पर 15% लगेगा। मान लो उसको कैपिटल गेन होता है या फिर अदर सोर्स का कुछ इनकम होता है, उस पर 22% का टैक्स रेट रहने वाला है। ध्यान रखना ये। अब BAD की बात करते हैं, ये है रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो 10,000 तक 10%, 10,000 से लेकर 20,000 तक 20%, उसके ऊपर वाले पे 30% वो टैक्स रिजीम फॉलो करे, या फिर चाहे तो 22%, 12% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके 25.168% का टैक्स का अमाउंट पे कर सकती है। 115BAB है, ये है न्यू मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है। और ये भी पूरी न्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पुरानी कोई सोसाइटी थी उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसको तोड़ के अपने नई सोसाइटी बना दी और बोला कि भाई ये पूरी न्यू है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज्ड है, इसका आप 115BAE में टैक्स रेट फॉलो करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। पूरी न्यू होनी चाहिए, एकदम न्यू, 1 अप्रैल 2023 के बाद में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। उस पर टैक्स रेट लगेगा 15%, 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ध्यान रखना ये कंपलसरी है,
सरचार्ज कंपल्सरी लगने वाला है, ध्यान रखना। उसमें भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वाली जो प्रॉफिट होगा उस पर 15% लगेगा, बाकी दूसरा कोई भी प्रॉफिट हो उस पर 22% रेट से टैक्स लगने वाला है। अब कौन कौन से डिडक्शन आपको छोड़ने पड़ेंगे, एक तो 33AB वाला, वो टी कॉफी रबड़ वाला आपको नहीं मिलेगा, ये ABA नहीं मिलेगा, एडिशन डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35AD 35CC 35CCD ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, और चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80JJAA 80M का छोड़ के। और अगर आपने एक बार ये सेक्शन फॉलो किया, अगर आपने इन सेक्शन को एक बार ऑप्ट किया तो वापस दोबारा नॉर्मल रेट टैक्स में आप नहीं जा पाओगे। अब मैंने बताओ 115 BA और BAE में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, जैसे प्रिंटिंग ऑफ बुक को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, और कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर्स को मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, और माइनिंग को भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम पे 15% का टैक्स रेट लगने वाला है, अदर कोई भी इनकम हो उस पर 22% का टैक्स रेट लगने वाला है। और याद रखना स्पेशल रेट्स की कोई इनकम है तो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होने वाली है। अब बात करते हैं 115 BAC की, जो इंडिविजुअल APBI आर्टिफिशियल पर्सन के केस में लगती है। अप टू 3 लाख तक का अगर इनकम होता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 से लेकर 12 लाख तक उसको 15% का टैक्स रेट लगने वाला है, और 12 से लेकर 15 लाख तक 20% का टैक्स रेट लगने वाला है। उसके 15 लाख से ऊपर जो भी इनकम होता है उस पर 30% का टैक्स रेट लगने वाला है। और सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एज पर नॉर्मल प्रोविजन, और रिबेट अंडर सेक्शन 87 अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। याद रखना अगर आप ये स्लैब रेट लेते हो, ये टैक्स का रिजिम लेते हो तो आपको काफ़ी डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन छोड़ने पड़ेंगे, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी एड में मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी एड को आप किसी अदर हेड से इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। आचार्य का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा इन द सैलरी हेड एक्सेप्ट फॉर अलाउंस। कौन से, ट्रेवल अलाउंस, टूर अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस, इनको छोड़ के आपको कोई भी अलाउंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे जो अपने उस अदर टैक्स रिजीम में अपन ने अभी डिस्कस किए थे। 115 BAA, BAB, BAD, BAE में अपन जो डिस्कस किए थे, 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, 33AB का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ABA नहीं मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा, 35CCC आपको डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। आपको वो डिडक्शन अलाउंस नहीं मिलेगा जो माइनर का इनकम मेजर के एड में टैक्सेबल होता है। तो 1500 रुपये पर चाइल्ड आपको डिडक्शन जो मिलता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। MP MLA का अलाउंस आपको डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा, वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। आपको फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ अमाउंट और 15,000 विच लोअर, वो आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर SSC एक बार इस सेक्शन को ऑप्ट कर लेता है तो चाहे वो अगले साल में चाहे तो नॉर्मल से जा सकता है या फिर 115 BAC से जा सकता है, उसके पास ऑप्शन रहता है। अगर मान लो SSC का बिजनेस का इनकम है तो अगर वो एक बार 115 BAC ऑप्ट कर लेता है तो उसको लाइफ टाइम तक 115 BAC में टैक्स पे करना पड़ेगा, वो वापस इसको ऑप्ट नहीं कर सकता नॉर्मल वाली को। और अगर कोई स्पेशल रेट्स की टैक्स इनकम है तो वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी। और इस ईयर से असेसमेंट ईयर 24-25 से 115 BAC को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। अगर कोई SSC अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको इस ये वाला ही पोर्टल खुला हुआ मिलेगा, 115 BAC ऑप्ट हुआ मिलेगा। अगर उसको नॉर्मल रिजीम से जाना है तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है, इसका नाम है 10IEA। वो फॉर्म भर के वो नॉर्मल टैक्स रिजीम से अपना टैक्स पे कर सकता है। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये रिविजन लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो ये रिविजन लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो आपको डाउट आ रहे हैं। थैंक यू।